क्लास 9 पॉलिटी अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। परिचय। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं को कामकाज से संबंधित हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि फैसलों से संबंधित विवादों का किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षा में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था से संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इसके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह से संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती है। कई बार हम इसकी तुलना दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कि इस तरह संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकारों को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर नज़र रख सकते हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार एक आदेश जारी किया। भारत सरकार ने इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। OM नंबर इतना इतना क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे यह एक वैध आम सर्कुलर नोटिस लगेगा, जैसे कि स्कूलों में देखे होंगे। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था, कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इसी सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया, इसी सरकारी आदेश की बात कर रहा है, रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इक्वली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट सर्विस। कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% डिग्री या सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। अब तक जिन जातियों के समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी, उन्हीं का एक और नाम सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाला। इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया। जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा। जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे, वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इसमें से कुछ के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं।
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्ति करता है। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यपालक कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। क्या हर सरकारी आदेश से एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है? इस सरकारी आदेश में खास बात है, खुद करें और सीखें। ऊपर बताई गई बातों के अलावा इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं की और कौन कौन सी बातें आपको याद है, कक्षा में उस पर चर्चा करें। क्या आप अपनी राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी बड़े फैसले को याद कर सकते हैं? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राज्य विधानसभा और न्यायालय किस तरह किसी इस निर्णय में शामिल थे? यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। अब आई बात समझ में, इसलिए वे राजनीतिक मंडलीकरण की बात करते हैं। ठीक कहा ना मैंने? फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी सह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार के संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा घोषित की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। सन 1990 से 1991 में आरक्षण पर बहस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि विज्ञापनकर्ताओं ने अपने उत्पादन को बेचने के लिए इस विषय का उपयोग किया। क्या आप अमूल के इन होर्डिंग में राजनीतिक घटनाओं और बहसों की ओर इशारा ढूंढ सकते हैं? कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। एक अधिकारी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर इतना तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश के सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इसमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानताओं के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष में लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में
बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, अमूल द राइट टेस्ट, रिजर्वेशन फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर, क्लासिक अमूल। इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोग और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इन मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। उन्होंने 1922 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उनके मूल आदेशों में कुछ संशोधन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उनके मुताबिक 8 सितंबर 1993 को क्रमिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट ने आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति ने क्या किया? 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी ने आरक्षण को वैध करार दिया। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है, इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यालयों पर खर्च करती है, वह कार्यक्रमों पर खर्च करती है, वह विभिन्न कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसले करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है या तय करने वाला तय होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्था की गई। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने कामों को अच्छी तरह करती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमें इस तरह विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाया जाता है। क्या आप इस उदाहरण में दूसरे संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है।
आपके स्कूल को चलाने के लिए कौन सी संस्थाएं काम करती है? क्या यह अच्छा होता है कि ज़्यादा स्कूल के कामकाज के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति सभी फैसले लेता है? संसद। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उसमें संसद का कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने में कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रपति ने इसका संसद में जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट एक सेकेंड यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई। इसी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले ही कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करें की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट में फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र के निर्वाचन जनप्रतिनिधि की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार प्राप्त करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा का संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचन प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूद कानून को ख़त्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूची मांग सकती है। संसद के दो सदन हैं। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा संसद बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया। इसे चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। जब हमें मालूम है कि जिस पार्टी की सरकार है उसके विचार ही प्रभावी होंगे, तो संसद में इतनी बहस और चर्चा करने का क्या मतलब है? हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी काउंसिल ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 में आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों को कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है? वह अस्थायी है? लोकसभा बनाम राज्यसभा।
दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसों के मामलों के अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसा के सभी संबंधित कानून पारित हो जाते हैं तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। खुद करे खुद सके। संसद के सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्यवाही को देखकर या अखबारों में उसके बारे में पढ़कर निम्नलिखित चीज़ों की सूची बनाएं। संसद के दोनों सदनों के अधिकार, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। लोकसभा में एक दिन। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्यवाही के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्यवाही का अभिनय कर सकते हैं। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदनों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकवाद समूह से बातचीत के बारे में सरकार की क्या नीति है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। 12:02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद की पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट की अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। 12:14 में कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिसमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजधानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता है। 2:26 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। 4 बजे आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक में स्थिति में संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7:17 चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुआ। राजनीतिक कार्यपालिका। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हम इस अध्याय की शुरुआत में की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए उसे यह फैसला नहीं किया गया कि वह एक नीतिगत फैसले को लागू कर
रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमें यह फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे फैसला नहीं कर सकते थे। इस इस अर्थ में सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकार मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब कार्य सरकार के बारे में बात करते हो तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से होता है। राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक और गैर राजनैतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होते हैं? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, इस तरह उन्हें जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उन ढांचों और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों को सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसला करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इस व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि वह पार्टी का गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी का गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। शंकर डोंट स्पेयर मी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसके सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों से 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होता है। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। इस समूह पर कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक है। मंत्री बनने की होड़ नई नहीं है। यह कार्टून 1962 के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की बेचैनी दर्शाता है। राजनेता मंत्री बनने के लिए इतने पैसे क्यों रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? नहीं, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होता है जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उनमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस कार्टून में अपनी लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक में शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया। क्या आपको लगता है कि उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार के रूप में दिखाते हुए कार्टून बनाया जा सकता है? ये इंदिरा गांधी के चित्र दर्शाया गया। खुद करे खुद सीखे। केंद्र और अपनी राज्य सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालयों के नाम लिखे। अपने शहर में नगर निगम पालिका प्रमुख या अपने जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष से मिले और उनसे पूछे कि अपने शहर या जिले का प्रशासन किस तरह चलाते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों को एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों के लिए अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनः वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत के कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल ही के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ाने के साथ प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करने की इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया। उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन हाल ही में वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार की कुछ हद तक सीमित हुए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों को दूसरे पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन में
पर सरकार टिकी होती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमेशा पुल्लिंग इस्तेमाल क्यों होता है? राष्ट्रपति। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होता है, वही राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिकार होता है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उन्हें चुनते हैं। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय किया जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय होता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र से किसी की कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर से पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। इस सवाल से तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। जब कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी तो क्या उसे राष्ट्रपति कहना ठीक होगा? क्या हमारी भाषा मर्दों ने बनाई है? वह भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपना सलाहकार पर पुनः विचार करने के लिए कहता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसा नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसा मामलों में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा के बहुमत साबित करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। लोकतंत्र के लिए कैसा प्रधानमंत्री होता है? ऐसा जो केवल अपनी मर्जी से काम करता है, या ऐसा जो दूसरे पार्टियों व्यक्तियों की सलाह लेता है? राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह अपनी औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम कभी भी विधायिका अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वोटों के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती और न ही उसे उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल तक कार्यकाल है और अपनी पार्टी के कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यालय पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूँकि सरकार ने इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका
केंद्रित होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन में के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देश में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। इल्मिया अन्नाकुट्टी और मेरी मॉल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती है। वे तीन एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। क्या आप उन्हें इसके सवालों का जवाब दे सकते हैं? इलियम्मा, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत है तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा? अन्नाकुट्टी, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनने में क्या तुक है? मेरी मॉल, मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास है तो राष्ट्रपति की क्या ही ज़रूरत क्या है? न्यायपालिका, इस बार हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। देश में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों के आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता अगर सर्वोच्च न्यायालय को कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले फैसले को नहीं मानता। खुद करे खुद सीखे। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के लिए किसी बड़े फैसले से जुड़ी खबरों पर गौर करें। मूल फैसला क्या था? क्या अदालत ने उसमें बदलाव कर दिया? इसका कारण क्या दिया? इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचारों और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। यह काल्पनिक विज्ञापन वहाँ सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा है। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है? हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते? क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है? इस काल्पनिक विज्ञापन में लिखा है, आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई पूर्व अनुभव जरूरी नहीं है, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है। वह बिना हिचकिचाए ऐसी बातें कह सके। मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उसमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सबसे अधिक प्रभावशाली है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन न करे। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इसमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के नियंत्रण या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्ति करता है। व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनैतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उनके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्यों के स्तर पर काम या कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। निम्नलिखित संदर्भों में एक कारण देकर समझाया कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका के अधिकार। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस एस खेहर ने 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए गठबंधन सरकार। विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। कार्यपालिका व्यक्तियों को ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के अधिकार, प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और लागू करने का अधिकार होता है। सरकार संस्थाओं का एक ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। न्यायपालिका एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे अधिक होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों को सभा जिसके पास देश का कानून बनाने के अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन समक्ष अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनैतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने की प्रक्रिया के समूह। आरक्षण, भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों को समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति कहते हैं। राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती है पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं।